अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसान उल्लाह और मैं हूं फिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे भारतीय योम जमहूरिया की। तो नाज़रीन, भारतीय योम जमहूरिया पर दिल्ली मैदान जंग बन गया। पुलिस किसानों पर टूट पड़ी, फायरिंग से एक किसान हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। किसानों पर बदतरीन लाठीचार्ज और आंसू गैस का अंधाधुंध इस्तेमाल, मुतनाज़ ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसान तमाम रुकावटें तोड़कर दिल्ली में दाखिल हुए। भारतीय योम जमहूरिया पर टैंकों की बजाय ट्रैक्टरों को परेड और खवातीन भी पेश ट्रैक्टर रैली लाल किले में दाखिल। किले पर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है। जी हां, आपको बता रहे हैं कि किले पर लाल झंडा, खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि भारत में योम जमहूरिया पर दिल्ली मैदान जंग बन गया। पुलिस किसानों पर टूट पड़ी, फायरिंग से एक किसान हलाक हो गया, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। किसानों पर बदतरीन लाठीचार्ज और आंसू गैस का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया है। मकबूजा कश्मीर में आज भारतीय योम जमहूरिया बतौर योम सियाह मनाया जा रहा है। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल है। कश्मीरी दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी जेल में होने वाले रियासती मजालिम का पर्दा चाक कर रहे हैं। कश्मीरियों को मुजाहिरों से रोकने के लिए मोदी सरकार ने वादी को फौजी छावनी में बदल दिया है। जमाती हुर्रियत और कॉन्फ्रेंस हुर्रियत तंजीमों ने हड़ताल की अपील पर घरों और दुकानों पर स्याह परचम लहराए। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक का कहना है कि भारतीय अफवाज कश्मीरियों पर जबर की पॉलिसी पर मुसलसल अमल पैरा हैं। समंदर पार कश्मीरी भी भारतीय मजालिम को उजागर करने के लिए पुरअज़्म हैं। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी समेत कई ममालिक में मुकीम कश्मीरी योम सियाह पर भारतीय सिफारत खानों के सामने एहतजाजी मुजाहिरे, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और कोटली समेत कई शहरों में रैलियां, इस्लामाबाद में हाई कमीशन के बाहर मुजाहिरा, आलमी बरादरी से अपना ज़मीर जगाने और भारत मुजालिम रुकवाने का मुतालबा। और यहाँ आपको बताएं कि दुनिया भर में कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। हिंदुस्तान में जमहूरियत की बजाय काले कवानीन का निफास है। अक़लियतें गैर महफूज, जबकि मोदी सरकार के रवैये से पड़ोसी नाला हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने योम सियाह के हवाले से बयान दिया कि आज भारत का योम जमहूरिया योम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। आइन के तहत कश्मीरियों को दिया गया तशख़्ख़ुस छीन लिया गया है। कश्मीरियों के बुनियादी आइनी हुकूक सलब कर लिए गए। भारत में रिपब्लिक डे की परेड में टैंक नहीं, ट्रैक्टर नजर आ रहे। हिंदुस्तान ने हुर्रियत क़यादत को जेल में बंद कर रखा है। तहाड़ जेल में कैद यासीन मलिक की जान को खतरा है। हजारों कश्मीरी नौजवान जेलों में कैद हैं। हुर्रियत रहनुमा मिसाल मलिक का कहना था कि हिंदुस्तान का योम जमहूरिया कश्मीरी योम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। भारत ने कश्मीरियों से हर हक छीन रखा है। हुर्रियत रहनुमा मिसाल मलिक ने योम सियाह के हवाले से बयान में कहा कि हिंदुस्तान ने कश्मीरियों से आज़ादी जीने और हत्ता के सांस लेने का हक भी छीन रखा है। शहीदों की लाशें नहीं दी जाती। हिंदुस्तानियों को क्या कश्मीरी इंसान नहीं समझते? हिंदुस्तान योम जमहूरिया के तौर पे ये दिन मनाता है, मगर पूरी कश्मीरी कौम पूरी दुनिया के अंदर 74 ईयर्स से ये काला दिन ब्लैक डे के तौर पे मनाता है, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमारे सारे राइट्स छीने हुए। हमारा आज़ादी का हक, डेमोक्रेसी का हक, हमारा जीने का हक। हुर्रियत क़यादत को जेलों में नजरबंद किया हुआ है, खास तौर पे यासीन साहब के खिलाफ जो झूठा मुकदमा तिहाड़ जेल की डेथ सेल में किया हुआ है, उनकी जान को सख्त खतरा है। उसी की तरह हजारों लाखों की तादाद में जो हमारा यूथ है इस वक्त हिंदुस्तान की कितनी जेलों में बंद है। शहीदों की लाशें नहीं दी जाती कि हम उनको दफना सकें। मगर मेरा एक सवाल है हर हिंदुस्तानी के लिए कि जो रब आपका है वो रब हमारा भी है, जो अल्लाह हमारा है वो आपका भी है। जब अल्लाह ताला एक डिवीजन नहीं करता और इक्वालिटी के तहत जब बारिश बरसाता है तो वो ये नहीं देखता कि कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखता है कि मेरी मखलूक के ऊपर बारिश गिर रही है, बारिश बरस रही है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इस दौर के जो फिरौन है वो खुदा के कानून की खिलाफ वर्जी करें? तो मैं आप सबसे पूछती हूँ कि क्या कश्मीरी इंसान नहीं है? क्या कश्मीरी अल्लाह ताला की मखलूक नहीं है? क्या हम भी उसी तरह सांस नहीं लेते जिस तरह हर हिंदुस्तानी लेता है? क्या हमें जीने का कोई हक नहीं?
تو دوسری جانب وفاقی کابینہ نے براڈ شیٹ تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل کی منظوری دے دی۔ سربراہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید ہی ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں براڈ شیٹ معاملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی منظوری دی گئی۔ جسٹس ریٹائر عظمت سعید انکوائری کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ انکوائری کمیشن براڈ شیٹ کے معاملے کی جامع تحقیقات کرے گی۔ براڈ شیٹ انکوائری کمیشن کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت تشکیل دیا جائے گا۔ کمیشن وزیر اعظم عمران خان کو رپورٹ پیش کرے گا۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کرپشن پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ کرپشن کرنے والوں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ براڈ شیٹ کے معاملے پر کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ کسی شعبے میں بے جا مداخلت نہیں کی، ثابت ہو جائے ایک تاجر نے بھی نیب کے خوف سے ملک چھوڑا تو گھر چلا جاؤں گا۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا اعلان، کہتے ہیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ریاستیں ہمیشہ قائم رہیں گی۔ 500 کی جگہ 5 لاکھ خرچ کرنے کا پوچھا تو کیا غلط کیا؟ احتساب کے شفاف عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ صنعت کاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک اربوں ڈالر کا مقروض ہے، اربوں روپے ریکور کر کے حکومتی خزانے میں جمع کرائے۔ تاجروں کی شکایات کا ازالہ کیا جائے گا۔ چیئرمین نیب کا عہدہ عوام کو خدمت کے لیے ہے۔ معیشت مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا۔ تاجروں سرمایہ کاروں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ احتساب کا ادارہ سمجھا جانے والا آج خود قابل احتساب ہے، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی للکارتے ہوئے کہا کہ براڈ شیٹ دستاویزات کا بہت چھوٹا حصہ عوام کے سامنے آیا۔ ہمت ہے تو تفصیلات لائیں، بڑے بڑے نام منظر عام پر آئیں گے۔ سابق وزیر اعظم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب ملک میں سیاست کو ناکام اور بدنام کرنے کا طریقہ ہے۔ جو کیس بنائے جا رہے ہیں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ کیسز تاثر پیدا کرنے کا طریقہ ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہیں۔ جو سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں وہ باقیوں سے کیوں نہیں ہوتے؟ کیا حکومت کا حساب لینے والا کوئی نہیں؟ آج احتساب کے نام پر سوالیہ نشان ہے۔ عدالتوں میں کیمرے لگائیں اور دیکھیں کس نے کرپشن کی۔ براڈ شیٹ تو صرف ایک کیس ہے نیب کا۔ نیب کا ریکارڈ اگر عوام کے سامنے آئے گا آپ کو سینکڑوں ایسے کیس ملیں گے۔ آپ کو ناانصافیوں کی ایک داستان ملے گی، آپ کو کرپشن کی ایک داستان ملے گی۔ براڈ شیٹ کے جو فیصلے ہیں، جو اس کی ڈاکومنٹیشن ہے، اور اگر ہم نے اپنے ملک میں احتساب کی بات کرنی ہے تو پھر براڈ شیٹ کے تمام حقائق، تمام کاغذات پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنے ہوں گے، ورنہ ان عدالتوں میں جو کام ہو رہے ہیں، جو کیس بن رہے ہیں، وہ جھوٹ کے پلندے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک طریقہ ہے، وہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہے، وہ ملک میں سیاست کو ناکام کرنے کا طریقہ ہے، وہ ملک کے اندر یہ تاثر پیدا کرنے کا طریقہ ہے کہ اس ملک کے سیاستدان کرپٹ ہیں۔ اس ملک کے سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ ان عدالتوں میں کیمرے لگائیں، پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ کون سی کرپشن ہوئی ہے، اور اسی معیار پر جس پر سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں اس ملک کے بیوروکریٹ سے بھی کیے جائیں، اس ملک کے جج سے بھی کیے جائیں، اس ملک کے جرنیل کو بھی کیے جائیں، اور وہ تمام بھی ٹی وی پر دکھائے جائیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اس ملک کی حقیقت کیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کا سابق صدر آصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ، حکومت مخالف تحریک میں تیزی لانے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کی گفتگو میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان آصف زرداری 5 فروری کو پی ڈی ایم کے جلسے سے متعلق مشاورت کی۔ پی ڈی ایم نے 5 فروری کا جلسہ راولپنڈی میں کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم اب جلسے کا مقام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم کا جلسہ راولپنڈی کے بجائے اب آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں منعقد کیا جائے گا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے خلاف فارن فنڈنگ سے متعلق درخواست دائر کرنے کا فیصلہ، درخواست پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب نے تیار کی۔
दरख्वास्त में जमीयत उलमा इस्लाम JUI फे के साबिक रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद के TV इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट शामिल किया गया। फारूक हबीब कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान अपना किया धरा भूल गए और हमसे हिसाब मांगने आए हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फौरन फंडिंग केस की तहकीकात, बारह इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर वुकला के हमरा कमेटी के सामने पेश। स्क्रूटनी कमेटी की तहकीकात पर इजहार इत्मीनान, तहरीक इंसाफ का वकील पेश ना हुआ। स्क्रूटनी कमेटी ने फ्रीकैन को 2 फरवरी को दोबारा तलब करके इजलास खत्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन में PTI फौरन फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी का इजलास हुआ। शाह खावर की हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में मसरूफियत के बायस कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी ने फ्रीकैन को 2 फरवरी को तलब कर लिया, जबकि दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने स्क्रूटनी कमेटी पर एतमाद का इजहार कर दिया और स्क्रूटनी कमेटी को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। अकबर एस बाबर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें आप पर एतमाद है, तहकीकात जारी रखें। लाहौर हाई कोर्ट का खोखर बरादरान की अराजी का कब्जा वापस करने का हुक्म। खोखर पैलेस को मिसमार करने का ADCR का हुक्म मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में खोखर पैलेस गिराने के खिलाफ केस की समाअत हुई। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि खोखर पैलेस को नहीं मुल्हिका दीवार को गिराया। चीफ जस्टिस कासिम खान इस्तफसार किया कि आप वो कानून बताएं जिसके तहत दीवार मिसमार की। खोखर पैलेस गिराने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जो कानून पेश किया गया इसमें मिसमार करने का इख्तियार कहाँ दिया गया, तजावुज़ात से मुतल्लिक कानून क्या कहता है। सरकारी वकील ने कहा कि ये गैर कानूनी जगह पर बैठे हुए थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कब्जे की जगह और तजावुज़ात में क्या फ़र्क है, क्यों ना दरख्वास्त गुजार को 10 लाख का जुर्माना कर दें। 10 लाख जुर्माने की रकम मस्जिद में जमा कराएंगे। अदालत ने कहा कि सिविल कोर्ट का ऑर्डर सुबह पेश किया होता तो इतना वक्त जाया ना होता। कोई अदालत हुक्म इम्तना जारी करती है तो उसकी खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करती। अदालती हुक्म इम्तना पर अमल कराना अदालतों का काम है। लाहौर हाई कोर्ट ने खोखर बरादरान की दरख्वास्त से निपटाते हुए फ्रीकैन को सिविल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दे दिया। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में कानून साजी समेत सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर होगा। वज़ीर आज़म हुकूमती फैसलों से मुतालिक पार्लिमानी पार्टी को इत्तमाद में भी लेंगे। जी हाँ, वज़ीर आज़म हुकूमती फैसलों से मुतालिक पार्टी को इत्तमाद में भी लेंगे। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में कानून साजी समेत सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। स्पीकर ने हलीम आदिल शेख को बतौर अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। सेक्रेटरी सिंध असम्बली ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे। गैर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी पर PTI मरकजी क़यादत ने उनसे इस्तीफ़ा तलब किया था। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि स्पीकर ने हलीम आदिल शेख को बतौर अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया है। सेक्रेटरी सिंध असम्बली ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश हुए। अदालत ने नैब के गवाहान को बयानात कलमबंद कराने के लिए तलब करते हुए समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अदालत में हाजिरी मुकम्मल करवाई। फाजिल जज ने शहबाज शरीफ से इस्तिफसार किया कि आप कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर लीगी रहनुमा ने कहा एक खत देना चाहता हूं। शहबाज शरीफ ने चीन के सफीर का खत अदालत में पेश कर दिया और कहा कि मुझे आज ही ये खत मिला है। चीन के सफीर ने मेरे नाम खत लिखा और मेरे CPEC मंसूबों की तारीफ की। अहम खबर है, आपको बताएं, आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं आज पाकिस्तान के तैयारे और असासे जब्त हो रहे हैं। चीनी सफीर का खत पाकिस्तान की तारीफ है और इस बात की गवाही है कि शहबाज शरीफ की शफाफियत, दयानत की गवाही चीन दे रहा है। जी हाँ, मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ की गवाही चीन दे रहा है। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान के तैयारे और असासे जब्त हो रहे हैं। चीनी सफीर का खत पाकिस्तान की तारीफ है और इस बात की गवाही है कि शहबाज शरीफ की शफाफियत, दयानत की गवाही चीन दे रहा है।
आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार साबिक वजीर ख्वाजा आसिफ ने जेल में सहूलियात मांग ली। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने जेल में बी क्लास लेने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू कर लिया। ख्वाजा आसिफ ने LLB कर रखा है और अंडर ट्रायल मुलजिम और बुजुर्ग शहरी हैं, इसलिए उन्हें जेल में दूसरे कैदियों से अलग रखा जाए। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने जेल में बी क्लास लेने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू कर लिया। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 58 इंसानी जिंदगियां निकल गया है। अमवात की तादाद 11,376 हो गई है। मजीद 1,873 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 5,35,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 4,90,000 अफराद सेहतियाब, जबकि 34,412 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,873 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,54,717, सिंध में 2,42,054, खैबर पख्तूनख्वा में 65,740, बलोचिस्तान में 18,754, गिलगित बल्तिस्तान में 4,902, इस्लामाबाद में 40,892, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,855 केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद भी बात करेंगे कातिल वायरस की ही तो दुनिया भर में कोरोना से 21,49,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 10 करोड़ तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,31,000, ब्राजील में 2,17,000, भारत में 1,54,000, मैक्सिको में 1,50,000, रूस में 70,000, फ्रांस में 73,000, बरतानिया में 98,000 और सऊदी अरब में 6,355 अमवात। दुनिया भर में कोरोना के 7,22,89,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। 2,58,39,000 से ज्यादा जेर इलाज हैं, जबकि कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 21,49,387 तक जा पहुंची। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 4,31,392 अमवात हो चुकी हैं। 2,58,61,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,53,624 है और 1,67,07,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। शाहिद कुरैशी, नायब सदूर चौधरी मोहम्मद सलीम और मलिक मोहम्मद शफीक की शिरकत। इंजीनियर हमाद रशीद ने कहा कि इंसानियत की खिदमत करने वाले अब्दुल अजीज आबिद जैसे लोग मुल्क कौम का सरमाया है। अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर ने 7 शोबों में 2020 में करोड़ों रुपए बेसहारा अफराद में तकसीम किए। साबिक सदर अब्दुल अजीज आबिद ने खिताब में कहा कि अल खिदमत बिला तफरीक रंगो नस्ल और मजहब दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। मुआशी मसाइल के पेश नज़र अल खिदमत मुआशरे के परेशान हाल के लिए एक उम्मीद की किरण है। मुआखात प्रोग्राम के जरिए हज़ारों अफराद को पाकिस्तान में बिलासूद इस्लामी तरीके से कर्जे दिए जा चुके हैं। अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर की टीम की मोहब्बत खुलूस नाकाबिले फरामोश है। साबिक सदर ने अल खिदमत फाउंडेशन के स्टाफ और ओहदेदारान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सरमायाकारी के फरोग के लिए इनकलाबी इक़दामात किए। पंजाब सरमायाकारों के लिए जन्नत बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सरमायाकारों के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने पंजाब में सरमायाकारी पर गहरे दिलचस्पी का इज़हार किया। इस मौके पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को तरजीही बुनियादों पर एक छत तले सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तामीराती शोबे के लिए मुतअद्दिद मराआत दी गई और सरमायाकारों के लिए आसानियाँ पैदा की गई। उस्मान बुज़दार का कहना था कि काबीना ने लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की असूली मंजूरी दे दी है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं रवा साल गर्मियों की छुट्टियां कम होंगी, इम्तहानात मई या जून में हो सकते हैं, इम्तहान के बगैर कोई पास नहीं हो। वफाकी वज़ीर ने एक इंटरव्यू में कहा कि बिलाशुबा कोरोना वबा का खतरा मौजूद है, लेकिन बच्चों की तालीम को बहुत नुकसान पहुँच चुका है। हम वजारत सेहत की हिदायत के मुताबिक चल रहे हैं। केसेस की तादाद में कमी आई है और अब कोरोना वैक्सीन भी आने वाली है, इसलिए तालीमी इदारों को खोलने का फैसला किया गया है। शफकत महमूद ने मजीद कहा कि तालीमी साल का आगाज अगस्त में कराने के लिए इक़दाम किए गए हैं, ताकि बच्चों को कोर्स मुकम्मल करने और इम्तिहानात की तैयारी का मौका मिल सके। सूबों और तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान इत्तफाक राय पैदा करने के बाद ही कोई हतमी फैसला करेंगे।
حکومت کے لیے بھاری خسارے کا شکار بجلی تقسیم کار کمپنیاں درد سر بن گئیں۔ حکومت نے 4 بجلی تقسیم کار کمپنیوں سے جان چھڑانے کا پلان بنا لیا۔ ذرائع کے مطابق بجلی کی 4 تقسیم کار کمپنیاں صوبوں کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ ہیسکو اور سیپکو سندھ حکومت کو دینے پر غور شروع ہو گیا۔ پیسکو اور ٹیسکو خیبر پختونخوا حکومت کو دینے کا منصوبہ ہے۔ پاور ڈویژن کا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل میں لے کر جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق بجلی چوری، ترسیل اور تقسیم کے نقصانات بڑا مسئلہ ہے۔ بلوں کی عدم ادائیگی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سالانہ نقصانات 38.69% پر پہنچ گئے۔ سکھر الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سالانہ نقصانات 36.27% پر پہنچ چکے۔ حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے نقصانات 28.82% پر پہنچ گئے۔ ٹرائبل الیکٹرک سپلائی کمپنی کے نقصانات 16.19% ہیں۔ موسم سرما کی سوغات سوہانجنا دیگر علاقوں کی طرح مظفر گڑھ کے دیہی علاقوں میں شہری سوہانجنے کو کھانے میں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ گرم تاثیر کے باعث اسے خوب کھایا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں مظفر گڑھ سے بلال ہاشمی کی رپورٹ۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ مظفر گڑھ کی مشہور سوغات سوہانجنا دیہات کی مشہور سوغات مانی جاتی ہے۔ دیہات میں اس کو دلچسپی سے کھایا جاتا ہے۔ دیگر علاقوں کی طرح مظفر گڑھ کے دیہی علاقوں میں شہری سوہانجنا کو کھانے میں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ گرم تاثیر کے باعث اسے خوب کھایا جاتا ہے۔ اس کی مانگ میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک شہری نے کہا، سوہانجنا دیہات دی مشہور سوغات ہے۔ ای کو پکاون واسطے 3 تو 4 گھنٹے لگ دن، بڑا لذیذ پکتے، اون دے بعد بڑا ذائقہ آندے اور بڑی طاقت والی شے ہے بھائی جان۔ ایک شہری نے کہا اس کو پکانے کے لیے 3 سے 4 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ اگر اس میں چکن ڈالا جائے تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال ہاشمی، بیورو چیف ٹی وی 2۔ اور اب خبریں عالمی منصنامے سے۔ عالمی افق سے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ روس میں جاری مظاہروں پر ولادیمیر پیوٹن کا رد عمل سامنے آ گیا۔ روسی صدر نے اپوزیشن لیڈر الیکس ناوالنی کو رہائی کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ملک میں جاری احتجاج کو غیر قانونی اور خطرناک قرار دے دیا۔ کہتے ہیں سیاسی مقاصد بڑھانے کے لیے کسی کو غیر قانونی اقدامات آگے نہیں بڑھانے چاہیے۔ قانون کے دائرہ کار میں رہ کر تمام لوگوں کو اپنا نقطہ نظر اظہار کرنے کا اختیار ہے۔ نئی امریکی انتظامیہ آتے ہی امریکہ اور چین میں چپکلش شروع ہو گئی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کہتے ہیں صدر جو بائیڈن بیجنگ سے تحمل کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ اس بات کا جائزہ لیں گے ہمیں اپنے تعلقات کیسے آگے بڑھانا ہے۔ سر چیپنگ کرسر کہتے ہیں کہ امریکہ نئی سرد جنگ سے باز رہے۔ بیجنگ اور اقتصادی ماڈل کے خلاف محاذ آرائی کی کوشش نئی سرد جنگ کو جنم دے سکتی ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ جو بائیڈن نے امریکی فوج میں خواجہ سراؤں پر عائد پابندی ختم کر دی ہے۔ امریکی صدر نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ 2017 میں ٹرمپ نے امریکی فوج میں خواجہ سراؤں کی بھرتی پر پابندی عائد کی تھی۔ جو بائیڈن نے امریکی فوج میں خواجہ سراؤں پر عائد پابندی ختم کر دی۔ امریکی صدر نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ 2017 میں ٹرمپ نے امریکی فوج میں خواجہ سراؤں کی بھرتی پر پابندی عائد کی تھی۔ سابق امریکی صدر کے مواخذے کا آرٹیکل سینٹ میں پیش۔ ٹرمپ کے خلاف کارروائی کا آغاز 8 فروری سے ہوگا۔ ایوان زیریں مواخذے کی 2 بار منظوری دے چکا ہے۔ سابق صدر پر کیپٹل ہل میں ہونے والے فساد کو بھڑکانے کا الزام ہے۔ ٹرمپ امریکی تاریخ کا پہلا صدر ہے جنہیں 2 بار مواخذے کا سامنا
नाज़रीन, गिलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम नथिया गली में 3 रोज़ा स्नो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। स्नो फेस्टिवल में मुल्क भर से 20,000 से ज्यादा सयाहों ने शिरकत की। देखते हैं हमदुल्ला खान की रिपोर्ट। एबटाबाद के सियाहती मुकाम नथिया गली और अयूबिया में 3 रोजा स्नो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। स्नो फेस्टिवल के आखिरी रोज स्किनिंग आर्चरी के मुकाबले हुए। पोजीशन होल्डर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई थे। 3 रोजा स्नो फेस्टिवल में मुल्क भर से 20,000 से जायद सियाहों ने शिरकत की। साथ ही गलियात में बर्फ से सियाह खूब लुत्फ अंदोज होते रहे। तीन रोजा स्नो फेस्टिवल के अख्तिताम पर सियाहों का यही कहना था कि इस तरह के मुकाबले होने चाहिए। इससे सियाहत को फरोग मिलेगा और रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। विंटर टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गलियात स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें पूरे पाकिस्तान से पार्टिसिपेंट्स आए हैं और यहाँ पे डिफरेंट स्नो गेम्स और एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसमें स्कीइंग, स्नो ट्यूबिंग, आर्चरी और इसके अलावा हाइकिंग वगैरह हमने की है। हम यहाँ आए हुए हैं गलियात स्नो फेस्टिवल में। सबसे पहले तो वे वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट, टू द टूरिज्म डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया। बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ हैं। हम यहाँ फेस्टिवल पे आए हुए हैं और मौसम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए हुए हैं, खूब इंजॉय हो रहा है। खूबसूरत नज़ारों को एक तरफ तो कैमरों की आंख में महफूज किया गया तो दूसरी जानब चेयर लिफ्ट के मजे लेते रहे। बर्फ में सियाहों ने खूब हल्ला गुल्ला किया और एक दूसरे पर बर्फ के गोले भी फेंकते रहे। हमदुल्ला खान, टीवी टुडे, अयूबिया। हमदुल्ला खान की रिपोर्ट आपने देखी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे,